हेलो एवरीवन, आज के एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंट। पिछली वीडियो में मैंने अकाउंट्स को डिफाइन किया था, कितने तरह का अकाउंट्स होते हैं और सारे के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एलिमेंट्स बच चुके थे जिसको आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे में मैंने एक तरफ पर्सनल को लिखा, दूसरे तरफ रियल को और तीसरे तरफ नॉमिनल अकाउंट को मैंने लिखा है। अब एक एक करके सारे वर्ड्स को समझेंगे कि वो पर्सनल में कैसे गया, वो रियल में कैसे आया, नॉमिनल में कैसे आया। सारे वर्ड्स को अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो फिर हमारा जो अकाउंट्स बनाने का टेक्निक होगा उसमें हम लोग आसान से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पर्सनल अकाउंट में मैंने सबसे पहले राम्स अकाउंट लिखा है। ठीक है, अब ये राम्स अकाउंट क्या है? कोई व्यक्ति का नाम है। अब मैंने इसका डिफिनेशन दिया था कि व्यक्ति का नाम हो या कंपनी का नाम हो या फर्म का नाम हो या कोई कस्टमर का नाम हो तो पर्सनल अकाउंट। तो ये राम जो है एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में। उसी तरह से सीता भी पर्सनल अकाउंट में क्योंकि व्यक्ति का नाम है। उसके बाद ये कैपिटल अकाउंट एक यहाँ पर है। अब देखेंगे बिजनेस में जो कैपिटल होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सनल व्यक्ति का होता है, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो बिजनेस में जितना भी एसेट्स होते हैं वो किसी पर्सनल व्यक्ति का होता है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में सारे कैपिटल को लिखेंगे। ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट भी चला, कैपिटल अकाउंट चल जाएगा पर्सनल अकाउंट में। उसके बाद मोनूस कैपिटल अकाउंट, अगर किसी पार्टी का नाम भी अटैच हो कैपिटल में वो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर लग जाएगा क्योंकि ये कैपिटल मोनू का है। ठीक है, उसी तरह से एक और टॉपिक है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये कैसा टॉपिक है, ये कौन सा वर्ड है सर, इसके बारे में जानते हैं। बैंक से अगर आप ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं, ज्यादा पैसा ले लेते हैं, तो कौन लिया? कोई पर्सनल व्यक्ति लिया, आपने बैंक से लिया एज ए पर्सनल, तो आप ये अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। अगर आप लेते हैं बैंक से ओवरड्राफ्ट आपको चुकाना पड़ेगा, तो ये कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट। उसी तरह से मैंने दो टॉपिक को पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, डेटर और क्रेडिटर। डेटर कोई पर्सन होता है, क्रेडिटर भी कोई पर्सन होता है। जब हम किसी व्यक्ति को उधार में माल बेचते हैं तो वो डेटर होता है और जिससे खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है, तो दोनों पर्सन हैं, इसलिए पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब होता है पहले से मैंने उस एक्सपेंस को पे कर चुका है, कर दिया हूं, तो प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। कैसे? एक्सपेंस तो है लेकिन मैं वो एक्सपेंस को प्रीपेड कर चुका हूं, पहले दे चुका हूं। कैसे? पर्सनली वे में, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हमारा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। हमारे बिजनेस का बहुत सारे एक्सपेंस है लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है, बकाया रह गया। जैसे मुझे इस बिजनेस का रेंट देना था आज, अब मैंने नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया? मैंने उनको बोला एज ए ऑनर को, बिजनेस का जो ऑनर थे, मालिक थे इस बिल्डिंग का, मैंने उस पर रेंट पे ले रखा था, उससे मैंने बोला सर नेक्स्ट मंथ दोनों महीना का पे कर दूंगा एक्सपेंस, मतलब रेंट। तो ये रेंट आप मेरे लिए एक्सपेंस तो था नॉमिनल अकाउंट, लेकिन आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया, मतलब बकाया वर्ड लग गया, तो आपस में क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन था, मैंने तालमेल अच्छा रखा, इसलिए उनसे पर्सनली वे में बदल गया। अकाउंट था नॉमिनल अकाउंट लेकिन क्या हो गया? आपस में पर्सनल में कन्वर्ट हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है सेल टैक्स पेएबल। अब गवर्नमेंट को क्या करना है भाई? सेल टैक्स देना है, तो ये पर्सनल है हमारा। जितना भी कलेक्शन करेंगे सेल करके उसका जो टैक्स पे करना होगा ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सेल टैक्स कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। उसके बाद है लोन। अब लोन है, अब हम इस बिजनेस के लिए लोन लेंगे बैंक से, तो बैंक लोन ले या फिर किसी व्यक्ति से लोन ले तो वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा? लोन, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? ऑल फंड, जितना भी तरह का बिजनेस का फंड हो, चाहे रिजर्व फंड,
जनरल फंड, ठीक है, वर्कर कैंपन फंड, ठीक है, जितना भी फंड होगा सारे फंड को किसमें लिखेंगे? पर्सनल अकाउंट में। इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। आपको मैंने पहले बताया था, नाम हो, कंपनी का नेम हो, व्यक्ति का नेम हो, कस्टमर का नेम हो, सबको पर्सनल में देंगे। उसी का कुछ एग्जांपल्स थे यहाँ, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं इसमें, बहुत सारे हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और भी एग्जांपल्स आपको मिलता जाएगा और धीरे धीरे सबको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने अभी लिखा है और भी एग्जांपल्स हैं। अब देखेंगे रियल अकाउंट की तरफ, कुछ एग्जांपल्स हैं। तो रियल अकाउंट में क्या है? सबसे पहले कैश है। रियल का फार्मूला मैंने आपको बताया था पहचानने का नियम, गुड्स एंड एसेट्स रियल अकाउंट में। तो यहाँ पे जितने भी है सब गुड्स और एसेट्स है, लेकिन समझेंगे कौन सा एसेट्स है, कौन गुड्स है, कैसे क्या। तो कैश क्या आपका सबसे बड़ा एसेट्स है, क्योंकि कैश सबसे बड़ा एसेट्स होता है, क्योंकि कैश से कुछ भी खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो वो रियल अकाउंट के अंदर आएगा। दूसरा है बिल्डिंग। बिल्डिंग भी आपका एसेट्स है, जिसको बेच के आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो एसेट्स है। वह चीज जिसको बेच के पैसे में कन्वर्ट कर दे, जैसे ये पेन, ये एसेट्स है, बोर्ड, ये एसेट्स है। तो सारा रियल अकाउंट में अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्डिंग है, मशीन भी आपका क्या है? एसेट्स है। क्यों? क्योंकि इसको बेच के पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद फर्नीचर एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट, मैंने अपने पैसे को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ये मेरा एसेट्स है, रियल अकाउंट, ठीक है। मैंने अपने पैसे को किसी बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, वो मेरा एसेट्स है। तो अपने पैसे को दूसरे जगह लगा देना ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। उसके बाद गुडविल, गुडविल भी एसेट्स है। पिछली वीडियो में मैंने इसे क्लियर किया था। तो गुडविल भी आपका क्या हो गया? एसेट्स। लैंड, जमीन भी आपके लिए क्या हो गया? एसेट्स, ठीक है। उसके बाद ट्रेडमार्क, ये इंटेंजिबल एसेट जो दिखाई नहीं देने वाला है, एक मार्का है, एक कंपनी का ब्रांड है जो एसेट्स है। उसके बाद मोटर कार, बिजनेस में एक कार है, मोटर कार है, जिससे बिजनेस का माल को परचेस किया जाता है और क्या किया जाता है? सेल किया जाता है, जिसको माल को लाने ले जाने में आसानी हो। तो बिजनेस में वो जो सामान है वो बिजनेस के लिए एसेट्स है, और एसेट्स जाता है रियल अकाउंट में, ठीक है। तो मोटर कार भी रियल अकाउंट हो गया। उसके बाद स्टॉक है। अब स्टॉक है, बिजनेस में, बिजनेस जब करते हैं जिस चीज का परचेज और सेलिंग, उसका कुछ स्टॉक भी हम रखते हैं एज ए गोडाउन में, ठीक है। तो गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है वो हमारा एसेट्स है, क्योंकि उसको बेच के पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो भी मेरा एसेट्स है, और एसेट्स कहाँ जाएगा? रियल अकाउंट में। तो स्टॉक कौन सा हो गया? रियल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बिल रिसीवेबल। अब इसको अच्छे से समझेंगे। बिल रिसीवेबल का मतलब होता है वह बिल जिसको देने से कुछ पैसा मिल जाए, वह बिल जिसको देने से कुछ पैसा मिल जाए। जैसे में जब कोई व्यक्ति सामान उधार में खरीद के लेके जाता है, तो फिर वो बोलता है सर 10 दिन के बाद दे दे। तो एक छोटा सा जो बिल होता है, कल होके जो तगादा में हम लोग जाते हैं वो बिल लेके, वो बिल नहीं है, वो एक तरह का एसेट्स है, वो संपत्ति है, वो मेरा पैसा है। उस बिल को देने से उतना पैसा आपको मिलेगा, तो वो बिल आपके लिए क्या हो गया? एसेट्स। क्लियर? तो बिल रिसीवेबल आपके लिए एसेट्स हो गया। उसके बाद है कैश इन हैंड। आपके हाथ में अगर पैसा है, मतलब पास में अगर पैसा है, तो वो भी क्या है? एसेट्स है, क्योंकि उस पैसे से कुछ खरीदा जा सकता है। तो कैश इन हैंड का हो गया एसेट्स। उसी तरह से कैश एट बैंक है। कैश एट बैंक का मतलब होता है बैंक बैलेंस, बैंक में कुछ पैसा मेरा है, तो बैंक बैलेंस मेरा एसेट्स हो जाए, क्योंकि उस पैसा को निकाल के यूज कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट है जो रियल अकाउंट में जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे इसमें भी हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे थे जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं एग्जांपल को कुछ समझा दिया हूँ। फिर देखते हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है भाई? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड गेन। जितना भी तरह का एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, गेन होगा, सारा कुछ इसमें लिखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने इसमें भी लिखा है, देखेंगे। पहला एग्जांपल से आपका परचेज अकाउंट। माल को परचेज करने जाएंगे, पैसा खर्च होगा, और सभी खर्च को नॉमिनल, इसलिए परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद सेल है, माल को बेचेंगे, प्रॉफिट होगा, इसलिए सभी प्रॉफिट को नॉमिनल अकाउंट में, यहाँ भी नॉमिनल अकाउंट में। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब वो माल जो मैंने परचेज किया, अब उसको ढो के लाने में, बिजनेस में जो भी खर्च होगा, तो कैरेज इनवर्ड। कैरेज मतलब होता है ढुलाई। क्या होता है कैरेज मतलब? ढुलाई, मतलब माल को ढो के अंदर लाना। तो कैरेज इनवर्ड हो गया एक्सपेंस।
और ये एक्सपेंस को कहाँ दिखाएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? जब हम किसी पार्टी को माल बेचते हैं एज ए कस्टमर को, तो हम लोग सर्विस देते हैं, जाइए मैडम घर तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो कौन सा भाड़ा है? बाहर का भाड़ा, कैरेज आउटवर्ड है। तो कैरेज आउटवर्ड भी क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ दिखाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। उसके बाद देखेंगे डिस्काउंट है। या तो आप डिस्काउंट दीजिएगा या तो आप लीजिएगा। दीजिएगा तो एक्सपेंस, लीजिएगा तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड एक्सपेंस दोनों को नॉमिनल में दिखाते हैं, इसलिए डिस्काउंट रिसीव हो या अलाउ मैटर नहीं करता है, डिस्काउंट जाएगा कहाँ? नॉमिनल अकाउंट में। उसके बाद है कमीशन। बिजनेस में माल बेचने के लिए अगर किसी को कमीशन देते हैं, आपका एक्सपेंस होगा, और ऑल एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाएंगे? नॉमिनल में, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट में आया। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। अब बिजनेस है बड़ा भाई, आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे गुरुद्वारा है, मस्जिद है, मंदिर है, कुछ गरीब लोग हैं, तो बिजनेस से वहाँ चैरिटी एज अ चंदा सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। तो ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है, और सभी एक्सपेंस को कहाँ दिखाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में, इसलिए ये सब्सक्रिप्शन को भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर डाला गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सैलरी एंड वेजेस। सैलरी मतलब होता है वेतन, और वेजेस मतलब होता है मजदूरी। सैलरी दिया जाता है जब महीने पे काम करेंगे तो सैलरी देंगे, डेली पे काम करेंगे तो मजदूरी देंगे। तो सैलरी दीजिए या मजदूरी दीजिए, दोनों वर्ड नॉमिनल में, क्योंकि दोनों के बदले पास आपका खर्च होगा, और सभी खर्च को नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर? उसके बाद है बैंक एक्सपेंस। ये बैंक एक्सपेंस क्या है? तो बैंक एक्सपेंस जैसे में एटीएम आप लेते हैं, डेबिट कार्ड, या फिर एसएमएस आता है आपके बैंक में कि आपका पैसा डिपॉजिट हो गया, विड्रॉ हो गया, तो इसका एक एक्सपेंस होता है, एसएमएस चार्ज एक्सपेंस, ठीक है। उस तरह से चेकबुक एक्सपेंस। तो बैंक का जितना भी एक्सपेंस होगा, बिजनेस में हर एक बैंक अकाउंट होता है, तो सारे एक्सपेंस को कहाँ दिखाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। तो बैंक एक्सपेंस को आपका, ठीक है, बैंक एक्सपेंस। अब देखेंगे ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं, उस काम को करने के लिए कुछ जो भी खर्च हो उसे हम क्या कहेंगे? ऑफिस एक्सपेंस। तो ऑफिस एक्सपेंस क्या है? जिस वर्ड में एक्सपेंस लग जाए वो नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस मतलब ही होता है खर्च, और जिस वर्ड में एक्सपेंस लग जाए वो क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो ऑफिस का एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जब हम कंपनी के काम से या बिजनेस के काम से हम जाते हैं दूसरे जगह आइटम को खरीदने या परचेस करने, तो जो सफर किए, आने और जाने का खर्च बिजनेस में ही जुटेगा, तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर आता है। तो ये आपका हो गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद एक और है बैड डेब्ट्स। मैंने आपको बताया था कि बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? जब हम किसी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी को माल उधार में देते हैं और पैसा डूब जाए किसी कारणवश, ना दे सके, या वो पार्टी मर गया हो, डेट कर गया हो, पैसा नहीं मिला, तो बिजनेस में वो पैसा डूब जाता है, उसे हम बैड डेब्ट्स कहेंगे। और पैसा जब डूब जाए वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। क्लियर? उसके बाद जनरल एक्सपेंस। छोटे मोटे खर्च को जनरल एक्सपेंस के नाम से बना करके उसमें डाल देंगे, तो जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस लगा हुआ है, सामान्य खर्च, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद एक है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन आपको बता चुके हैं, फिक्स एसेट्स में जो भी वैल्यू पुराना होने के कारण या फिर घिसाने के कारण वैल्यू कमता है वो एक्सपेंस कहलाता है, और वो एक्सपेंस है तो क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि सारे एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। इसी तरह से मैंने आपके सामने तीनों अकाउंट के कुछ एग्जांपल्स दिए और आपको मैंने से समझा दिया, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करके सीखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको बेहतर से समझ में आ चुका होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए।